आज के इस वीडियो में हम पवन के निक्षेपण कार्यों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज करकवाल, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट की कक्षा में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। हम इससे पहले अपरदन से बनने वाले स्थल रूप पढ़ चुके हैं और अब हम पवन के निक्षेपण कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन मुख्य अभिकर्ता के रूप में अलग अलग स्थल रूपों को निर्मित करता है और यह अपरदन भी करता है, परिवहन, निक्षेपण कार्य तीनों तरह से करता है। अब निक्षेपण कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब पवन की गति मंद पड़ जाती है, यानी कि जब कभी इसके मार्ग के अंदर किसी कारण से अवरोध आ जाता है, तो ये अपने साथ में लाई हुई मिट्टी, कोई रेत यानी बालूका के कण, उनको जमा करना शुरू कर देता है। निक्षेपण कार्य शुरू हो जाता है और इस तरह से लगातार अपने साथ में लाए हुए पदार्थों का डिपोजिशन करने से वहाँ पर अलग अलग स्थलाकृतियाँ या लैंडफॉर्म्स बनते जाते हैं। उन्हीं का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले ये है उर्मी चिन्ह या तरंग चिन्ह। जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं, मरुस्थलीय इलाकों में रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहाँ पर पवन के द्वारा जब बालूका का निक्षेपण होता है तो सागरीय तरंगों की तरह ही वहाँ पर लहरदार तरंग चिन्ह, जिनको उर्मी चिन्ह कहते हैं, रिपल्स कहते हैं, ये बनते जाते हैं और इनकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है, जैसा इस चित्र में है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये रिपल्स दिखाए हुए हैं। इसके बाद में है बालूका स्तूप, यानी कि सैंड ड्यून्स। मरुस्थलीय इलाकों में इन क्षेत्रों के अंदर वायु के निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है वो होते हैं बालूका के टीले, जो कि कटक के रूप में हो सकते हैं, छोटी पहाड़ी के रूप में हो सकते हैं, अथवा टीबे या टीले के रूप में तो होते ही हैं। और ये बनते कैसे हैं? जहाँ कहीं पर भी रास्ते में अवरोध आता है, हवा की गति मंद हो जाती है और वहाँ पर लगातार बालूका का निक्षेपण शुरू हो जाता है और इस तरह से लगातार बालूका के जमाव के कारण से वो ऊंचा एक इस प्रकार का टीला बन जाता है, जो कि सैंड ड्यून कहलाता है, जो कि बालूका टीबा या टीला कहलाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हवा के साथ में बालूका के टीले किस प्रकार से आगे की ओर खिसकते जाते हैं, शिफ्ट होते जाते हैं। मरुस्थलों में, जो कि वनस्पति विहीन अगर क्षेत्र है और बालूका की मात्रा अधिक है, वहाँ पर पवन के प्रवाह की दिशा में होता ये है कि जो टीले के पवन अभिमुखी साधारण ढाल होते हैं, वहाँ से बालूका के कण उड़ते हैं और आगे जाकर दूसरे ढाल पर, आगे के ढाल पर जमा होते जाते हैं। लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे संपूर्ण टीला वायु की दिशा में आगे खिसक जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। अब इस शिफ्टिंग के कारण से बालूका के टीलों के आगे खिसकने से ही मरुस्थलीकरण भी बढ़ता है। जैसे राजस्थान का ही उदाहरण ले कि राजस्थान के जिन इलाकों में मरुस्थल है, तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार से हवा के चलने के कारण से बालूका का जमाव होता है और वहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियाँ बनती जाती हैं। अब इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसके ढालों पर तेज उगने वाली, गहरी जड़ वाली झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, जिससे कि उनका खिसकाव रोका जा सके।
अब हम देख रहे हैं कई प्रकार के बालू का स्तूप हैं, अलग अलग प्रकार के। ये हैं, इसमें हम देखते हैं बरखान प्रकार के बालू का स्तूप, इसमें है अनुप्रस्थ प्रकार के, अनुदैर्ध्य प्रकार के और पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। अगर हम स्थिति के अनुसार इनका वर्गीकरण करें तो इनका क्लासिफिकेशन लोकेशन के आधार पर इस प्रकार से किया जाता है। अगर ये बालू का स्तूप, ये अगर समुद्र के किनारे हैं तो उसको कोस्टल सैंड ड्यून्स कहते हैं, सागर तटीय बालू का स्तूप कहते हैं। नदी के किनारे हैं तो सरिता तटीय बालू का स्तूप कहलाएंगे, और किसी झील तालाब के किनारे हैं तो सरोवरी बालू का स्तूप, और कहीं मरुस्थल में ही है तो वहाँ पर वो डेजर्ट सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। संरचना के आधार पर हमने अभी पढ़ा या हमने अभी देखा, ये हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के, जिनको कहते हैं पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप, जो बनते हैं पवन की दिशा के अनुरूप, जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। दूसरे हैं पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। तीसरे हैं अनुप्रस्थ प्रकार के, यानी जो कि हवा के बहने की दिशा के समकोण के ऊपर निर्मित होते हैं। बरखान प्रकार के बालू का स्तूप ये होते हैं अर्धचंद्राकार के, और इनकी आकृति इस प्रकार से होती है कि इसके दोनों ओर के जो किनारे हैं, पार्श्व हैं, ये सींग की आकृति की भांति निकले रहते हैं, और इनका एक ढाल बहुत तीव्र होता है, जबकि पवन विमुखी ढाल उत्तल और मंद होता है। बरखान वास्तव में एक टर्की भाषा का शब्द है, और इसके अंदर लगातार हवा के अगर बहती रहती है तो ये भी प्रोग्रेसिव रहता है, ये भी आगे की ओर खिसकता रहता है, और इनकी ऊंचाई भी काफ़ी ऊंची तक, कई मीटर तक हो सकती है। इसके अलावा लोयस जो होती है उसके बारे में भी यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी है कि लोयस एक बहुत ही बारीक कण वाली मिट्टी होती है, पीले रंग की आमतौर पर, और ये जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि वहाँ के एक कस्बे लोयस से, फ्रांस के एक कस्बा था लोयस, कस्बा है लोयस, वहाँ पर उसके समीप इसके निक्षेप देखे गए। चीन के अंदर भी इस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, लोयस के निक्षेप। इस प्रकार से आज हमने मरुस्थलीय दृश्य भूमियों के अंतर्गत निक्षेपण कार्यों के बारे में अध्ययन किया है, और अगली कक्षा के अंदर दूसरे बाह्य प्रक्रमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।